जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य संबंधी जो कविता विधा से संबंधित आपकी 5वीं यूनिट है, उसमें नागार्जुन जी की जो रचनाएं लगी हैं, उनमें आज हम बात करने वाले हैं बादल को घिरते देखा है। दरअसल ये रचना जो बादल को घिरते देखा है, इनकी जो रचना है ये सतरंगी पंखों वाली करके जो काव्य संकलन है 1959 में आता है, 1953 में आता है। तो 1953 के काव्य संकलन में ये संकलित है। बाकी ये जो रचना लिखा गया है 1938 में जो ये रचना प्रकाशन में आता है, और ये रचना जुलाई 1939 के सरस्वती पत्रिका के अंक में भी प्रकाशित होता है। 1940 में या 39 के दौरान जो ये रचना 40 में ये जो रचा गया, इस रचना के माध्यम से कवि जो है हिमालय के प्राकृतिक सुंदरता का इतना सजीव चित्रण करते हैं कि ऐसा लगता है कि कविता पढ़ने के समय वो पूरा वातावरण आपके वहां पे ना उपस्थित होने के बावजूद भी जीवंत सा लगता है। संपूर्ण कविता में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो हिमालय पर्वत के सौंदर्य पर आधारित कविता न सिर्फ वहां के प्रकृति चित्रण को हमारे सामने रखता है, बल्कि उस समय का दौर भी देखिए, जब ये 1939-40 के दौरान लिखा जा रहा था, तो इसकी पृष्ठभूमि में आप जाके देखेंगे तो लगभग वही समय है जब 1939 से 45 का सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध की जो एक द्वितीय विश्व युद्ध का खतरा था वो पूरे देश पे मंडरा रहा था। तो इन्होंने पृष्ठभूमि में बादल को घिरते देखा, एक तरीके से संकट जो छाया हुआ है देश पे उसको भी दिखाने की कोशिश करते हैं। यानी संपूर्ण विश्व में जो द्वितीय विश्व युद्ध महायुद्ध का संकट मंडरा रहा था, जिसमें अंग्रेजी राज भारतवासियों का सहयोग चाहती थी, क्योंकि जैसे उसने पहले युद्ध में सहयोग लिया था तो दूसरे में भी लेना चाहती थी। और वो क्या करना चाहती थी, वो नाजीवादी जो सत्ता है, जर्मनी की तानाशाही, उसको शासन को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहती थी। लेकिन यहाँ के जो भारतीय थे वो अब इतने कह सकते हैं कि ये अंग्रेजों के जो जिस तरीके से जाल थे वो लगातार बुने जा रहे थे, उनमें अब फंसने की चाह बिल्कुल नहीं थी। लोगों को समझ में आ चुका था तो किस तरीके से ब्रिटेन अपने साम्राज्यवाद की जड़ों को फैला रहा था, इसलिए युद्ध से हमें ऐसा लगा कि दूरी बनानी चाहिए। तो वो जो संकट हमारे यहाँ पे था, तो इस कविता में सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य, वो कि बादल का घिरना और उस सुरम्य चित्र का वर्णन, सिर्फ वही चीज नहीं दिखाए हैं, बल्कि उसका जो पृष्ठभूमि रहा है उसको भी इन्होंने वहां पे दिखाया हुआ है। कहते हैं कि जैसे कहते हैं कि ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाला रूढ़ की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे। यानी संपूर्ण कविता में संगीतात्मकता आपको विद्यमान मिलेगा। जब ये तिब्बत यात्रा पे होते हैं उसी के दौरान ये हिमालय के सौंदर्य पे ये कविता लिखते हैं, और कभी यहाँ पे भारत की जो अतुलित प्राकृतिक सौंदर्य है, समृद्धि है, उसकी तरफ संकेत करते हैं। इस कविता के माध्यम से प्रकृति आपको ये भी इस तरीके से जीवंत वर्णन करता है कि आप भी जब भी वहां पे जाए तो उस सजीवता को महसूस कर पाए, उस कल्पनाओं की उड़ान में, उस मनोरम दुनिया में अपने आप को पाए। कभी कभी वहां की चर्चा करते हुए कभी बताता है कि ओश में भीगे कैसे कमल के जो फूल है, कमल पुष्प हैं, या कमल नाल के तंतु खोजते चकवा चकवी हैं, जिनकी प्रणय कला कस्तूरी मृग यानी युवा कस्तूरी मृग, जो जिसे नहीं पता कि उसके ही नाभि में उसका जो मृग का अपना कह सकते हैं कि जो अमृत है वो उसके ही नाभि में है, लेकिन वो नहीं पता। और वो इतनी मनोहारी दृश्य है कि उसको उद्विग्न होके घूमते टहलते कभी जो है देखता है। तो मतलब एक एक जो सजीव चित्रण करना चाहिए, वहां के पूरे वातावरण को इन्होंने उसको जीवंत कर दिया है। और कहते हैं कि जाने दो वह कभी कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नवचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझिल से गरज गरज भिड़ते देखा है। तो आपको ये कविता पढ़ते दौरान ऐसा लगेगा कि आप स्वयं वहां पे हिमालय पे उपस्थित हैं, और कविता बहुत ही जीवंत, जिस तरीके से उन्होंने हमारे सामने रखा है, एकदम जीवंत हो उठता है। तो पूरी कविता का हम वाचन करेंगे, आप बहुत ही धैर्य से उसको सुने, आपको समझने में कोई कठिनाई ही नहीं होगी। चलिए करते हैं। गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। देखिए, ये प्रस्तुत जो काव्य पंक्तियां हैं नागार्जुन जी के द्वारा, यहाँ पे हिमालय की जो सुंदरता है, साथ ही साथ तत्कालीन समय में जो देश पर एक तरीके से विपदा छाई हुई थी, उनको भी पृष्ठभूमि में रखा गया है। तो हिमालय के पर्वत की जो कांति है, जो वहां का सौंदर्य है उस वातावरण का, तो उसकी ऊंची चोटियों यानी उसकी ऊंची
चोटियां बर्फ से जो ढकी रहती हैं, उन बर्फ से ढकी एकदम सफेद चोटियों पर घिरे हुए बादलों की सुंदरता का कवि ने यहाँ पे सजीव वर्णन किया है कि हिमालय की चोटियां कैसे बर्फ के कारण सफेद और धूप के कारण उज्जवल हैं। उन पवित्र चोटियों पर घिरे बादल बहुत ही सुंदर प्रतीत होते हैं। छोटे छोटे आंसू की बूंदें मोतियों के समान दिखाई देती है और मानसरोवर के सुनहरे रंगों के कमलों पर, यानी जो मानसरोवर के सुनहरे रंग हैं उनके कमलों पर वो गिरती हैं और बहुत ही प्यारी लगती हैं। वे सुनहरे कमल और भी अधिक सुंदर और मनोहर हो जाते हैं। कवि कहते हैं कि उसने उस सौंदर्य को जी भरकर पान किया है, यानी वो कवि ने बहुत ही करीब से वो उस चोटी का दीदार किया है जो हमारे सामने यहाँ पे लेखनीबद्ध करा है। आगे कहते हैं कि तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों से आकर पावश की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंत खोजते हंसों को तीरते देखा। अब यहाँ पे आगे देखिए लेखक कैसे कहते हैं कि तुंग हिमालय के कंधों पर, यानी वो सजीव चित्रण इस रूप में करते हैं कि जो पर्वतीय प्रदेश है उसमें बादलों के घिरने पर वहां की झीलों में तैरते हुए हंसों के सौंदर्य का वर्णन इन पंक्तियों में करते हैं। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के बाद अनेक छोटे बड़े कई झीलें हैं और इन झीलों पर बहने वाला जल एकदम पवित्र और नीला है। उस नीले निर्मल जल में पावस ऋतु की गर्मी और घुटन से दुखी हंस तैरते दिखाई देते हैं। ये हंस समतल देशों की गर्मी से व्याकुल होकर हिमालय की ठंडी झीलों में उगे कमलों के खट्टे मीठे तंतुओं को स्वाद में लेना चाहते हैं और लेकर इनकी इच्छा है इन झीलों में चले जाना। आगे की काव्य पंक्तियों में कहते हैं, ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाला रूढ़ की मृद किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें सेवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। देखिए समय क्या है, वसंत की ऋतु है और प्रभात की सुंदर बेला थी। वायु धीमी धीमी गति से चल रहा था और उगते सूरज की मीठी मीठी किरणें धरती पर पड़ रही थी। सूर्य की कोमल किरणें अगल बगल की चोटियों पर पड़ रही थी। तो कभी कहते हैं कि ऐसे सुंदर सुनहले वातावरण में उन्होंने एक चकवा चकवी के जोड़े को प्रेम की किलोरे करते हुए देखा। उन्हें रात में परस्पर ना मिलने का साप मिला हुआ था, इसलिए उन्हें मजबूरन अलग अलग रहकर अपनी रातें बितानी पड़ती। सुबह होते ही उनकी वियोग भरी पुकार समाप्त हो जाती, तब उनमें मिलन हो जाता है। ऐसा लगता कि मानो वो जोर जोर से बोलकर एक दूसरे को रात भर ना मिलने के उलाहना दे रहे हैं। 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर दुर्गम बर्फानी घाटी में अलग नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। देखिए यहाँ पे जो इन पंक्तियों में व्याख्यायित करते हैं कवि नागार्जुन कि बर्फ से ढकी घाटियों में सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाई पर कवि ने एक युवा कस्तूरी मृग को देखा है। वो मृग अपनी नाभि में से आती हुई नशीली सुगंध के पीछे पीछे पागल होकर दौड़ रहा है। उसे भ्रम था कि वो सुगंध कहीं बाहर से आ रहा है, अतः भागने और सुगंध ना मिलने के कारण वो अपने आप पर ही चिढ़ रहा है। उसका वह अपने आप पर चिढ़ना कितना मनोरम था। कभी कहता है कि हिमालय की बर्फीली चोटियों पर गिरते बादलों के नीचे ये दृश्य, यानी वो जो युवा कस्तूरी मृग का पीछे पीछे भागना, वो बहुत ही मनमोहक दृश्य था। आगे कहते हैं कि कहाँ गए धनपति कुबेर व कहाँ गई उनकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, ढूंढा बहुत किंतु लगा क्या मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा ना यहीं पर, जाने दो वह कभी कल्पित था मैंने तो भीषण जाड़ों में नभ चुंबी कैलाश शीश पर महामेघ को झंझिल से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अब यहाँ पे देखिए लेखक कहते हैं कि हिमालय का बर्फीला आंगन अति सुंदर है। उसे देखकर कवि ने बहुत सोचा कि धन का स्वामी जो कुबेर है वो यहीं कहीं रहता होगा। उसकी वह अलका नगरी कहाँ है, परंतु पता नहीं चल सका। कवि कालिदास ने अपने मेघदूत में जिस आकाश नदी गंगा के जल का वर्णन किया है उसका भी यहाँ पे कोई पता नहीं चलता, ना ही उनके उस मेघदूत का पता चलता है कि वो कहाँ वर्षा होगा। कवि कहता है कि वह तो यहाँ के प्रत्यक्ष देखे गए सौंदर्य की बात करता है। उसने यहाँ घोर सर्दी के दिनों में आकाश को छूते हुए कैलाश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर एक बादल को वायु के अंदर से गरज गरज टकराते हुए देखा है। आगे कहते हैं सत सत निर्झर निर्झड़ी कल मुखरित देवदारु कानन में सोड़ित धवल भोज पत्रों से
छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों की कुंतल को साजे इंद्रनील की माला डाले, शंखसरी के सुघड़ गलों में कानों में कोले लटकाए, सतदल लाल कमल बेड़ी में रजत रचित मणि खचित कला में पान पात्र द्रक्षासो पूरित रख सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपटी पर नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे मदिरारूढ़ आंखों वाले उन उन्नत किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा, बादल को घेरते देखा। कभी कहते हैं कि हिमालय पर्वत पर देवदारू के घने जंगल है, उनमें सैकड़ों छोटे बड़े झरनों का कल कल स्वर गूंजता रहता है। वहीं लाल और सफेद भोजपत्रों से सजी हुई कुटिया है जिनमें अंदर हिमालय निवासी रहते हैं। वे निवासी कलाओं में रुचि रखते हैं, वे अपने केसों को रंग बिरंगे और खुशबूदार फूलों से सजाए रहते हैं। वे नीलम पत्थर की माला पहने रहते हैं और यहाँ की कन्याएं अपने कानों में नीले कमल लटकाए घूमती हैं तथा खिले हुए लाल कमलों को अपनी चोटी में लगाए रहती हैं। यहाँ के किन्नर नर और नारियां नशे में लीन रहते हैं। ऊनी आंखों में नशे की लाली है। वे मृग की खाल से बनी मृगशाला के आसन पर पालथी मारे बैठे हैं। उनके सामने लाल चंदन से बनी तिपाई रखी है। उनके सामने कलात्मक सुराहियां हैं। किन्नर और किन्नरियां अपनी कोमल आकर्षक अंगुलियों से वंशी की मधुर तान छेड़ रहे हैं। कभी ने ऐसे कलात्मक जीवन को देखा है? वह जीवन कितना अच्छा है। ऐसे वातावरण में हिमालय की श्वेत चोटियों पर गिरते हुए बादलों की सुंदरता इस वातावरण को और भी मादक बना देती है। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पे बादल को गिरते देखा है, कविता जो है यहाँ पे समाप्त किया। और उम्मीद है कि ये कविता ऐसा बहुत नहीं है कि कुछ कठिनाई भरा है। प्रकृति का सुरम्य वर्णन जो आंखों देखा हाल है, कवि नागार्जुन ने उसी को वर्णित किया है। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा टेलीग्राम का, वहां से जुड़ जाए बराबर अपडेट के लिए। और हम जल्दी ही नेक्स्ट कविता के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।